हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन केएम कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने टेम्पररी मेथड को डिस्कस किया था। टेम्पररी के अंदर सबसे पहला अपन ने देखा था बैरियर मेथड, जिसमें फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड 3 मेथड्स आते हैं। बैरियर मेथड के बाद में सेकेंड टाइप्स अपन ने देखा था इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी की डिस्कस किया था। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन आते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आईयूडी के बाद में दोस्तों अपन ने देखा था हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स में ओरल पिल्स के बारे में डिस्कस किया था और इंजेक्टेबल मेथड्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हार्मोनल मेथड के बाद में दोस्तों अपन ने देखा था पोस्ट कोइटल मेथड, मतलब इमरजेंसी मेथड डिस्कस किया था। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। और लास्ट अपन ने डिस्कस किया था मिससेलेनियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसको अपन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करेंगे परमानेंट मेथड की डिस्कस करेंगे। टेम्परेरी मेथड पढ़ लिया था, सेकेंड अपना होता है परमानेंट मेथड। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर दोस्तों, जिसके अंदर अपन परमानेंटली कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है उसके अंदर, तो इसमें 2 मेथड्स आते हैं। एक होता है वेसेक्टोमी, जो पुरुषों के अंदर होता है या मेल के अंदर होता है, और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी, जो किस में देखने को मिलता है, ट्यूबेक्टोमी मतलब फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हेडिंग लिखना अपना, सेकेंड है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर 2 होता है। एक होता है वेसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। जो वेसेक्टोमी होता है दोस्तों, ये मेल के अंदर किया जाता है। किस में किया जाता है? मेल के अंदर करते। और इसमें ट्यूबेक्टोमी किस में करते? फीमेल के अंदर करेंगे तो उसको ट्यूबेक्टोमी, जिसको अपन मेल स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते और फीमेल स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते। तो आपको दोनों वर्ड्स याद में होना चाहिए। वेसेक्टोमी में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर मेल के अंदर जो वास डिफरेंस होगी उसको कट करेंगे। किसको कट करेंगे? मेल के अंदर जो टेस्टिस के अंदर वास डिफरेंस होगी उसको कट करेंगे। तो याद रखना, इसको क्या करेगा? कट वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को क्या करना? कट करना है इन टेस्टिस। कहाँ पे करेंगे? इन द टेस्टिस के अंदर। क्लियर है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे दोस्तों? इसमें अपन फेलोपियन जो ट्यूब्स होता है फीमेल के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स, उसका फेलोपियन ट्यूब को आपको कट करना है। तो किसको कट करेगा ट्यूबेक्टोमी में? इसमें फेलोपियन ट्यूब को लिख लेना, कट फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे। क्लियर है। तो ये आपको याद में रखना है। समझ रहे कि वेसेक्टोमी किस में करेंगे? मेल के अंदर करेंगे, जिसको मेल स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते, और ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल के अंदर करेंगे और फीमेल स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता, तो नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से CHO लेवल पे बन सकता है। अगर मेल स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो 22 वीक से लेकर 16 वीक तक कर सकते। इसकी एज अगर देखिए तो 22 वीक से लेकर 60 ईयर तक कर सकते। 22 साल से लेके 60 साल के बीच में आप मेल स्टेरिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि 22 ईयर में क्या हो जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेल के अंदर भी करते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन मेथड अभी यूज़ नहीं किया था। मेल के अंदर बहुत कम स्टेरिलाइजेशन देखने को मिलेगा, बट फीमेल्स के अंदर, मोस्टली फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी किया जाता है। तो फीमेल की अगर दोस्तों बात करते तो ये आप फीमेल में कर सकते हैं, क्या? फेलोपियन ट्यूब को कट करोगे। ये बात आपको याद में रखनी। जो वास डिफरेंस होगी इसको क्या करना? 1 सेंटीमीटर आपको कट करना। कितना करना? 1 सेंटीमीटर को कट करना है। तो वास डिफरेंस को कितना कट करना? 1 सेंटीमीटर को। इसमें क्या होगा? वास जो
वेसेक्टोमी करते हैं दोस्तों, इसमें दो सर्जिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं। एक होता है क्लोज सर्जिकल मेथड और दूसरा आता है ओपन सर्जिकल। क्लोज में क्या करेंगे, अपन इंसिजन लगाएंगे माइनर और अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के फोर्सेप डाल के फिर वहाँ से कट कर देंगे, तो वो क्लोज होगा। सर्जिकल में क्या होता है, सर्जरी करेंगे, उसको कट करेंगे पूरा स्क्रोटम को, फिर वहाँ से वास्ट डिफरेंस को निकाल के इसको कट करके रिमूव करके फिर वापस स्टिचेस ले लिए जाते हैं, तो वो होता सर्जिकल। क्लियर है? तो ये आप कॉमन सेंस की बात होती है। अब जो यहाँ पे आपने जो वास्ट डिफरेंस को कट किया है, वास्ट डिफरेंस को अगर कट किया तो आपको क्या करना कि जो डिस्टेंस एंड होता है, उसको तो सूचर कर देना, डिस्टेंस एंड को सूचर कर देना। ऑन प्रोक्सिमल एंड को क्या करना, उसको क्या करना, ओपन ही रहना देना। जैसे बांध लेना, ये क्या स्क्रोटम है, स्क्रोटम से ये क्या निकलेगी, एपिडिडाइमस, और यहाँ से ये वास्ट डिफरेंस, तो यहाँ से कट कर देंगे। क्या हुआ, यहाँ से कट हो गई, तो इसको तो आपको क्या करना, सूचरिंग कर देना, डिस्टल एंड यानी दूर वाला, डिस्टल मतलब दूर वाला, और जो प्रोक्सिमल वाला होता है उसको क्या करना, ओपन ही रहने देना है। तो ये बात आपको याद रखनी कि डिस्टल एंड को सूचर कर देना, प्रोक्सिमल एंड को ओपन रखना है। क्लियर है, समझ में आया? यस। इसके बाद में अगर देखिए, आपने वेसेक्टोमी कर दिया, इसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर की अगर बात करते हैं दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या हो जाता है कि एटलीस्ट 30 इजाकुलेशन रिक्वायर फॉर स्टेरिलिटी। कितना, एटलीस्ट 30 इजाकुलेशन इज रिक्वायर फॉर स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी के लिए एटलीस्ट आपको 30 इजाकुलेशन रिक्वायर होती, तो ही स्टेरिलिटी मेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। आपने जैसे वास्ट डिफरेंस को कट किया, कट करने के बाद में एटलीस्ट 30 इजाकुलेशन मेल के द्वारा होने चाहिए, इसके बाद में आपको स्टेरिलिटी कंटिन्यू मेंटेन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है को कितने एटलीस्ट 30 इजाकुलेशन की रिक्वायर होती है फॉर स्टेरिलिटी के लिए। इस पीरियड के टाइम पे आपको कौन से भी अदर्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना चाहिए। स्टेरिलिटी कर दी, वेसेक्टोमी कर दिया, कट कर दिया, बट आपको सम टाइम के लिए कुछ अनदर्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ भी करना पड़ेगा। तो ये लाइन भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो फर्स्ट 24 आवर्स की अगर दोस्तों बात करें, तो फर्स्ट 24 आवर्स में बाथिंग को अवॉइड करना, यानी गर्म पानी से नहाना नहीं, आपको बाथिंग को क्या करना, अवॉइड करने, हेवी एक्सरसाइज को भी क्या करने, अवॉइड करना। तो ये बात आपको कुछ याद रखना। और 15 दिन तक तो आपको क्या करना, 15 डे तक तो आपको टी बैंडेज जो होता है, टी बैंडेज का यूज़ करना है। टी बैंडेज मतलब इस टाइप का जो बैंडेज होगा उसका आपका यूज़ करना। टी बैंडेज 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन तक तो टी बैंडेज आपको लगाना है। क्लियर है? और 15 दिन आपको हेवी एक्सरसाइज को भी अवॉइड करना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी एक पर्सन के अंदर वेसेक्टोमी करेंगे, वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे, तो ये सभी निम्न बातों को आपको ध्यान में होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं अगर ट्यूबेक्टोमी कर दिया, ट्यूबेक्टोमी के में क्या होता है, यहीं पे अगर इंसेंटिव की बात करें, इंसेंटिव का मीन्स होता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करता कि जो वेसेक्टोमी अगर किसी पर्सन में करते तो उसमें पैसे दिए जाते, प्रोत्साहन राशि। दोस्तों मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी वेसेक्टोमी करनी है या करवानी है, मेल की बात कर रहा हूँ, मेल के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है कि वहाँ पे आपको प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी, अगर मेल के अंदर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको प्रोत्साहन राशि जो होगी वेसेक्टोमी में 2700 रुपये मिलेगी। इसको रब कर लेते हैं, कितनी मिलेगी, 2700 रुपये। 2700 रुपये मेल के अंदर जब भी आप वेसेक्टोमी करोगे तो मेल को 2700 रुपये मिलेंगे, मेल को नहीं मिलेगी। बट इसमें भी खाने वाले भी बहुत सारे रहते हैं। जो पेशेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे पेशेंट होता है, पेशेंट को तो कितने मिलेंगे, 2000 रुपये पेशेंट को मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 2000 रुपये तो पेशेंट को मिलेंगे, प्लस 300 रुपये हेल्थ वर्कर को मिलेंगे। 300 रुपये जो हो गए वो हेल्थ वर्कर को मिलेगी, और जो 200 रुपये हो गए वो कोई अदर डॉक्टर कौन सा भी होगा वो खा जाएगा। तो याद रखना, अगर मेल के अंदर इंसेंटिव दिया जाता है, जो प्रोत्साहन राशि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, तो कितने देते हैं, 2700 रुपये। याद रखना, 200 रुपये पेशेंट को मिलेगा, 300 रुपये हेल्थ वर्कर को मिलेंगे, और 200 रुपये अदर्स
किसी को भी मिल सकती है। तो मेल के अंदर ये ऑफर चल रहा है और फीमेल के अंदर क्या ऑफर चल रहा है वो सभी को पता है कि इसमें आपको 2000 रुपये मिलते। फीमेल के अंदर कितने पैसे मिलते दोस्तों? 2000 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिया जाता है, जिसके अंदर जो 1400 रुपये होते वो तो पेशेंट को मिलते हैं। कितने? 1400 रुपये होते वो पेशेंट को मिलते और 300 रुपये होते वो हेल्थ वर्कर को मिलते और जो 400 रुपये होते हैं वो अदर्स। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर है? और जो फीमेल की अगर बात करते हैं तो एज की बात करें तो 22 से लेकर 39 ईयर, 22 से लेकर 49 ईयर, 49 ईयर तक आप इसके बीच में ट्यूबेक्टोमी करवा सकते हैं। मेल के अंदर वेसेक्टोमी करेंगे, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम। क्लियर है दोस्तों? यस। तो ये अपना यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कह सकते हैं या फैमिली प्लानिंग कह सकते हो, ये टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट इसके अंदर कुछ फैमिली प्लानिंग का इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक स्केल का काम में लिया जाता। उस स्केल के बारे में बात कर लेते क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होता है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है लेस इफेक्टिव होता है। इन सभी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसको अपन पल्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं, पर्ल इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हेडिंग लिखते हैं अपन पल्स इंडेक्स की बात करते हैं कि व्हाट इज़ पल्स इंडेक्स। तो इसको रब कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। पर्ल इंडेक्स पढ़ रखा होगा। पर्ल इंडेक्स का मेन पर्पस यही होता है कि मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होता है उसको मेज़र किया जाता है। तो लिखते हैं हेडिंग पल्स इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स की बात कर लेते हैं। पल्स इंडेक्स की बात करते हैं तो ये यूज़ में किया जाता फॉर मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसका यूज़ क्या है? फॉर मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो ये याद रखना कि पल्स इंडेक्स का यूज़ किस में किया जाता है? तो इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए पल्स इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? पल्स इंडेक्स में क्या करते हैं कि इसमें क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि फेलियर रेट कितनी होती है, किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कितनी फेलियर रेट होती है और कितनी सक्सेसफुल रेट होती है। तो इट मीन्स फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। It means failure of contraceptive method. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर होने के चांसेस को यहाँ पे क्या किया जाता है? असेस किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं कि पल्स इंडेक्स कैसे चेक करते हैं, ये अगर बात करते हैं तो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? पल्स इंडेक्स 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स पल्स इंडेक्स 2 टाइप्स की होती है। अगर पल्स इंडेक्स फर्स्ट फॉर्मूला अगर लिखे पल्स इंडेक्स फर्स्ट की अगर बात करते तो इसमें क्या होता है? कैसे निकालेंगे पल्स इंडेक्स? कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे अगर पल्स इंडेक्स का एक फार्मूला होता तो लिखना फार्मूला क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन क्या होगा? टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर। टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू 1200। तो ये बात आपको याद रखना। पल्स इंडेक्स फर्स्ट का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, कितनी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है बटा टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, कितने मंथ में एक्सपोजर हुआ है, इंटू 1200।
1200 कहाँ से आ गई, तो वो आपको ध्यान में नहीं रखना। 1200 तो 1200, 12 महीने होते तो 1200 होते। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होता है पल्स इंडेक्स फर्स्ट। अगर यहीं पे अगर देखते कि पल्स इंडेक्स सेकेंड का अगर फॉर्मूला देखते, पल्स इंडेक्स सेकेंड की अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सेम एज टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और इंटू 1300। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से पल्स इंडेक्स अपन असेस करेंगे। तो सबसे पहला पल्स इंडेक्स फर्स्ट अगर असेस करना है तो आपको टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी काउंट करने, नीचे आपको लिखना टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू 1200। क्लियर है। पल्स इंडेक्स सेकेंड का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटू 1300। तो ये पल्स इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद में रखना है। अब अपन चेक करेंगे दोस्तों कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कितना पल्स इंडेक्स होगा, यानी जिस मेथड में सबसे ज़्यादा पल्स इंडेक्स अगर होगा तो वो मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब उसकी फेलियर रेट बहुत कम होगी। पल्स इंडेक्स जितना कम होगा उतनी फेलियर रेट आपको उस मेथड की कम देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी, जिस मेथड में पल्स इंडेक्स ज़्यादा होगा तो इसकी फेलियर रेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अगर पल्स इंडेक्स कम है तो इसकी फेलियर रेट भी कम देखने को मिलेगी। तो अपन देखते हैं 1 बाय 1 कि कौन से मेथड में कितना पल्स इंडेक्स होता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। यस, इसको रब कर देते। दोस्तों क्लास को लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। क्लास को देख के एक बार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड तक शेयर भी करना क्लास को, ताकि हर बच्चे को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स एंड जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है अपकमिंग CHO एग्ज़ाम की पर्पज़ से। तो दोस्तों इस क्लास को आपको बहुत ही शानदार बनानी है। तो अपन चेक करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब क्या चेक करेंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक साइड में लिख लेना मेथड्स लिखना, मेथड, दूसरा टाइप में लिखना पल्स इंडेक्स, पल्स इंडेक्स। एक टाइप में मेथड और दूसरा टाइप में पल्स इंडेक्स। क्लियर है दोस्तों। तो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले OCP पिल्स की बात करें। पहला OCP पिल्स का मीन्स होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसकी पल्स इंडेक्स की बात करें तो इसकी होती है 0.1 से दोस्तों 0.5%। कितनी होती, 0.1 से 0.5% पल्स इंडेक्स होती है। नेक्स्ट बात करते IUD। सेकेंड है अपना IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। IUD की बात करें तो दोस्तों इसकी पल्स इंडेक्स होती है 0.5 से लेके 2.0% होती है। तो ये बात आपको याद में रखनी है। इसके बाद में देखिए सहेली टेबलेट्स। सहेली टेबलेट्स की बात करते हैं। सहेली टेबलेट्स की पल्स इंडेक्स की बात करें तो वो होती है 1.8 से 2.5, 1.8 से 2.5% होती है। तो ये बात आपके है। नेक्स्ट 4th नंबर की बात करते हैं मेल कॉन्डोम की। अगर बात करें किसकी, मेल कॉन्डोम की, मेल कॉन्डोम की बात करते हैं दोस्तों तो ये होती है मेल कॉन्डोम 2 से लेके 14%, 2 से लेके 14% इसकी पल्स इंडेक्स होता है। क्लियर। इसके बाद में फीमेल कॉन्डोम्स की बात कर लेते हैं। फीमेल
कॉन्डोम्स की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी पल्स इंडेक्स होती है फीमेल कॉन्डोम की 5 से लेके 21%, 5 से लेके 21% होती है। ये आपको याद में रखनी। और लास्ट है दोस्तों डायफ्राम की बात कर लेते हैं। डायफ्राम की बात कर लेते, जो डायफ्राम होता है उसकी बात करें तो 12% होती है। तो ये बात आपको याद में रखनी। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। तो बेस्ट इफेक्टिव मेथड वह होगा जिसकी पल्स इंडेक्स सबसे कम होगी। तो यहाँ पे अब आप बता सकते हो कि बेस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा। तो बात करते हैं OCP पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, बेस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है जिसका पल्स इंडेक्स कितना रहता है 0.1 से लेकर 0.5% होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद में रखना है। अगर यहाँ पे आपको याद रखना है तो IUD का भी याद कर लेना। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में पल्स इंडेक्स कितना होगा, तो कितना होगा 0.5 से 2% होता है। और सबसे ज़्यादा फेलियर रेट किस में देखने को मिलेगी, या सबसे ज़्यादा पल्स इंडेक्स किसका होगा, तो किसका होगा दोस्तों डायफ्राम का। सबसे कम और सबसे ज़्यादा याद रखना, दोनों अपोजिट होता है। पल्स इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फेलियर रेट भी ज़्यादा है, पल्स इंडेक्स कम होगा तो फेलियर रेट कम होगा। तो मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको माना गया, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को। कितना 0.1 से लेके 0.5% होता है, और डायफ्राम का 12% होता है या 12% होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है पल्स इंडेक्स की। क्लियर दोस्तों। एक होता पल्स इंडेक्स, जो इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव को चेक किया जाता है पल्स इंडेक्स के द्वारा। उसी तरह लाइफ साइकिल होती है, क्या होती है दोस्तों, लाइफ टेबल एनालिसिस होती है। सेम एज इसमें लाइफ टेबल एनालिसिस होती है। सेम एज वो भी क्या, इसका भी पर्पस वही होता है दोस्तों, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या चेक किया जाता है इसमें भी, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सेम वर्क है, पल्स इंडेक्स भी क्या करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए असेस किया जाता है। और लाइफ टेबल एनालिसिस होता है, वो भी पल्स इंडेक्स की तरह ही वर्क करता है। तो दोस्तों ये आपको इस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा परमानेंट मेथड, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी की बात करी। इसके बाद में अपन पल्स इंडेक्स की बात करी। तो आई होप ये अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अपने 3 क्लासें दोस्तों बनी है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड को अभी तक आपने नहीं देखी होगी तो उस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाके CHN क्लासेस में, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो वहाँ जाके आप कंप्लीटली उस क्लास को वॉच करें। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर इस क्लास से आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, या आपको जैसा भी आपके माइंड में आ रहा है, थॉट्स आ रहा है, तो एक बार रिव्यू ज़रूर देवें। रिव्यू आप जितना रिव्यू दोगे तो हम इतनी उस क्लास को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों क्या मालूम कि हम क्लास से पढ़ा रहे वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं, तो हमको तो पता चले। कोई तो हमारी क्लास को भी देख के रिव्यू बता सकता है, सर आप इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या आप सूटेबल हो, या इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उस रिव्यू के हिसाब से हम भी काम करें। हमको कोई सजेशन नहीं देगा तो हमको भी नहीं पता चलेगा कि हमको किस तरीके से कंटेंट देना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो दोस्तों आप भी इस क्लास को पार्टिसिपेट करें, और इसमें 100% में कह रहा हूँ कि इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी बात से अपन इस क्लास को यहाँ पे एंड करते। नेक्स्ट मिलेंगे शानदार जानदार क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।